नमस्कार, मैं आपके सामने शकील साजिद लेकर कार्यक्रम चर्चा है। और आज एक बात जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं, पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा है कि भारत ने वेस्ट इंडीज को एक पारी और 140 रनों से टेस्ट क्रिकेट में हरा दिया है। ये टेस्ट क्रिकेट में पूर्ण दबदबे वाली जीत मानी जाती है। खास जो बातें हैं, ध्रुव जुरेल ने, जो विकेट कीपर बैट्समैन है, अपने डेब्यू टेस्ट में 125 रन की शानदार पारी खेली। शांत स्वभाव, तकनीकी परिपक्वता और मैच पर नियंत्रण, ये पारी भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुई। बैटिंग में जो 448 में 5 डिक्लेयर किए, 104 रन जडेजा के नाबाद। बॉलिंग में दूसरी पारी में 4 विकेट। रविंद्र जडेजा ने हर विभाग में प्रदर्शन करके मैच का रुख तय किया। वे एक सच्चे ऑलराउंडर स्टार साबित हुए। केएल राहुल ने 105 रन की संयमित और तकनीकी रूप से मजबूत पारी खेली, जिससे भारत को शुरुआती स्थिरता और लय मिली। भारत के जो गेंदबाज हैं, उन्होंने वेस्ट इंडीज को दोनों पारियों में बहुत सस्ते में समेट दिया। तेज आक्रमण और स्पिन आक्रमण दोनों ने काम किया। कुलदीप, बुमराह और सिराज ने विकेट निकाले। वेस्ट इंडीज को रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया। पहली पारी में 162 और दूसरी पारी में मात्र 146 पे सिमट गई। पहली पारी में मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट लिए, जसप्रीत बुमराह ने 3, कुलदीप ने 2, वाशिंगटन सुंदर ने 1 और दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लिए और मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए। इसलिए ये भी कहा जा सकता है मोहम्मद सिराज ने भी बहुत शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन किया। हमारे साथ इस मुद्दे पर पूर्व रणजी प्लेयर मध्य प्रदेश के हमारे जितेंद्र वेगड़ जी जुड़े हैं। जितेंद्र, मेरी आवाज आ रही है अब तक? भैया आ रही है भैया, मेरी आ रही ना आपको? हाँ जितेंद्र, मुझे ये बताओ कि ये जो इतनी विशाल जीत है, वेस्ट इंडीज जैसी टीम को भारत ने जो विशाल जीत दर्ज की है एक पारी और 140 रन से, आप क्या बताना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, मैं तो सुबह भी यही बोला था कि अभी भी यही बोल रहा हूँ कि भारत की टीम क्या है, बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और वर्ल्ड क्रिकेट में अभी आप देखेंगे तो भारत नंबर 1 पे स्थित है। और जिस तरीके से भारत अभी क्रिकेट खेल रहा है, वो उसका लेवल बहुत ही ऊपर है। और वेस्ट इंडीज की जो टीम यहाँ पे आई है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे आई है उसका जो स्तर काफी नीचे है। और समझ लीजिए कि जो अगर वर्ल्ड रैंकिंग में आप देखेंगे तो ये पहले नंबर पे है और वेस्ट इंडीज की टीम आखिरी नंबर पे है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस इस मैच में भी देखा कि हमने पहले उनको 162 रन में आउट किया और उसके बाद हमने बहुत बड़े बड़े स्कोर किए और सेकेंड इनिंग में उनको बहुत 140-45 में आउट करके 1.5-2.5 दिन में हमने ये मैच को खत्म किया। 5 दिन का मैच 2.5 दिन में खत्म किया। ये वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में हमारी तीसरी सबसे बड़ी जीत है। तो समझ लीजिए कि ये जो स्तर है, उसका जो ये अंतर है, यही दिखाता है कि हमारे और इंडिया और वेस्ट इंडीज में कितना फर्क है स्टैंडर्ड में। अभी 3 दिन में ये मैच खत्म हो गया और इसके बाद जो वेस्ट इंडीज की टीम इसके पहले आती थी, मुझे लगता है ये बहुत ही, उसका वेस्ट इंडीज टीम का स्तर बहुत ही खत्म है, खराब है लग रहा है। जितेंद्र जी भैया, बिल्कुल। मैं आपको सुबह भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज की टीम का स्तर इसलिए खराब है कि उनके जो मेन खिलाड़ी है, शुरू में मैंने बोला था सुबह भी, जैसे पुरन है, हेटमायर है, और अगर आप देखेंगे शिव नारायण है, और ये वैसे जो बहुत सारे आप देखेंगे आईपीएल में करीबन 8 से 9 ऐसे खिलाड़ी है उनके, जो बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है, जो खेलने चाहिए वो अभी नहीं खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट में, सिर्फ इसीलिए कि उनको मतलब जो T20 लीग में जो पैसा मिलता है वो उनको आकर्षित करता है, इसलिए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया और बाकी जो फैंटेसी लीग खेलने में ज्यादा उसका इंटरेस्ट है। और इसी कारण से आप देखिएगा कि वो स्टैंडर्ड जो है वो वेस्ट इंडीज का नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वहां के जो स्टैंडर्ड, जो अच्छे खिलाड़ी है, उच्च स्तरीय खिलाड़ी है, वो इस तरीके की क्रिकेट नहीं खेलते हैं। और इसी का मेन कारण है कि उनके में, और दूसरी जो चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो जैसे भारत में अगर आप देखेंगे कि हमारे पास में जो सेकेंड बैच है, थर्ड बैच है, फोर्थ बैच है, मैं तो आपको ये बोल सकता हूँ कि हमारी रणजी ट्रॉफी टीम है,
अगर एमपी की टीम है या बॉम्बे की टीम है या कर्नाटक की टीम को अगर आज वेस्ट इंडीज से खिला दो तो मैं यहाँ रोकूंगा आपको। रजत पाटीदार की जो टीम है, जो रणजी ट्रॉफी विजेता, वो भी शायद इनसे थोड़ा भारी पड़ेगी। क्या बोलेंगे आप? ठीक बोल रहे हैं आप। मैं तो इस बात से मतलब सोच रहा हूँ कि अगर किसी एक टीम को खिला दे अपन रजत पाटीदार की एमपी की टीम को, तो वो शायद जीत सकती है टीम। मतलब इस तरीके का स्तर हो गया वेस्ट इंडीज टीम का आज की डेट। आप ये जो विशाल जीत है, इसमें ध्रुव जुरेल के पहले शतक को, रवींद्र जडेजा के ऑलराउंड परफॉर्मेंस को, केएल राहुल के शतक को, सिराज की दमदार बॉलिंग को, किसे आप श्रेय देना चाहेंगे? देखिए मैं तो मतलब शुरू से पहले सुबह भी कहा था, अभी बोल रहा हूँ कि मैं सिराज की दमदार बॉलिंग को इसका सारा श्रेय देना चाहूंगा। क्योंकि क्या होता है इंडिया में अगर कोई तेज गेंदबाज विकेट निकालता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बाहर में आपको तेज जो विकेट मिलते हैं तो वहां हमारे तेज गेंदबाज विकेट लेते हैं, लेकिन इंडिया में खासकर इंडियन विकेट में तेज गेंदबाज अगर कोई विकेट निकालता है तो वो उसकी क्वालिटी है और जिस तरीके का जुनून है सिराज का, वो देखने को मिलता है क्रिकेट के मैदान पे, वो अविस्मरणीय है। और जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं और बुमराह के साथ में रह रहे कि जिस तरीके से उन्होंने अपने पैनापन को मजबूत किया है और वो दोनों तरफ स्विंग कराते हैं गेंद को, और कटर अच्छी फेंकते हैं और जगह अच्छा पकड़ के डालते हैं। तेजी नहीं है लेकिन उनके पास वो दिमाग है कि किस गेंदबाज को किस तरीके से आउट करना है, और वो जुनून है कि आप कितनी भी गेंदबाजी कराओगे तो वो कर लेंगे। तो ये जो सारी चीजें, परिपक्वता, एक सूंठ तेज गेंदबाज में होनी चाहिए, वो सारी सिराज में है और वो उसका अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं ध्रुव जुरेल जो एक यंग नए विकेट कीपर है, इन्होंने पहला शतक मारा है। आप इनका भविष्य कैसे देखते हैं जितेंद्र? देखिए आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया में अगर कोई सबसे अच्छा विकेट कीपर है वो ध्रुव जुरेल है। तो अगर वो अपनी विकेट कीपिंग के साथ साथ बल्लेबाजी अगर वो अच्छी करते हैं तो उनका भविष्य बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारे पास में आप देखो ऋषभ पंत के बाद में कोई ऐसा कीपर, क्वालिटी कीपर नहीं दिख रहा है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। और इससे अच्छा चांस कैसे मिलेगा कि आपको वेस्ट इंडीज की बयान दर्जी की टीम मिल रही है, उसके अगेंस्ट अगर आप बड़े बड़े स्कोर कर लेते हैं तो आपको आने वाले समय में ये जो कॉन्फिडेंस है वो वहां पे काम आएगा। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल फेल होगा, नहीं तो वही लोग अगर 100 बनाते तो यहाँ इतने नीचे हमें जाना भी नहीं पड़ता। तो ये जो टूर होता है ये मतलब हमारे जो बल्लेबाज को फॉर्म में वापस लाने का, उनको बड़े बड़े स्कोर करने का, अपने एवरेज सुधारने का ये मौका रहता है। धन्यवाद जितेंद्र, बहुत अच्छा आपने अपना वो दिया, अपना नजरिया बताया। आगे बढ़ते हैं चर्चा में। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच गए हैं। वे नक्सल समस्या के समाधान के लिए ऑपरेशन में लगी फोर्स और अफसरों के साथ मिलकर अंतिम रणनीति बना रहे हैं। ये रणनीति नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे की दिशा में निर्णायक कदम है। जो अमित शाह जी ने पहले से कहा है, सरकार ने कहा है कि मार्च 2026 नक्सलवाद के खात्मे का उन्होंने एक तिथि तय कर दी है। और इसमें ये कहने में कोई शक नहीं है कि अमित शाह जी जो कहते हैं, जो बोलते हैं, बहुत नपा तुपा बोलते हैं और अक्सर अपने कथन को वो पूर्ण करते हैं, उसे पूरा करते हैं, अपने जितने भी वादे हैं उसको पूरा करते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में 19 नए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस एफओबी बनाए गए हैं, जिसमें सुरक्षा बलों की पहुंच और पकड़ मजबूत हुई है। नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाकों में लगातार दबाव बनाया जा रहा है और बताया गया है कि पिछले 2 वर्षों में लगभग 100 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और सैकड़ों ने आत्मसमर्पण किया है। इससे स्पष्ट है कि सरकार की रणनीति अब असर दिखा रही है। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि नक्सल प्रभावित गांवों तक विकास, जी हां, जो बेहद जरूरी है, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, मोबाइल नेटवर्क जैसी सुविधाएं पहुंचाने पर भी खासा फोकस किया जा रहा है। विष्णुदेव सरकार इस पर खासा फोकस कर रही है। विष्णुदेव सरकार, विजय शर्मा जी की जोड़ी इस पर खासा फोकस कर रही है और यह रणनीति नक्सलवाद की जड़ें काटने में मदद कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री साय दंतेवाड़ा जिले के बुरकापाल और जगरगुंडा इलाकों में दौरा कर रहे हैं। ये वे क्षेत्र हैं जो कभी नक्सलियों का गढ़ माने जाते थे। ये दौरा एक संदेश भी देता है कि अब सरकार वहां तक पहुंच चुकी है जहां इसके पहले नहीं पहुंचती थी, न पुलिस बल न सरकार। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक बहुत बड़ा बयान है।
भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 300 किलोमीटर तक स्ट्राइक की थी। इस हमले में 4 राडार स्टेशन, 3 हैंगर, 2 कमांड सेंटर और 2 रनवे तबाह किए गए। यह ऑपरेशन पाकिस्तान की घुसपैठ और हमलों का जवाब था। इस स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 13 फाइटर जेट मार गिराए। इनमें अमेरिका निर्मित F-16 और चीन निर्मित JF-17 थंडर भी शामिल थे। ये विमान पाकिस्तान की वायुसेना के रीढ़ माने जाते हैं। F-16 अमेरिका का बनाया हुआ सुपरसोनिक फाइटर जेट है, जिसकी कीमत 600 करोड़ रुपए है। यह अत्याधुनिक राडार और मिसाइल सिस्टम से लैस है। JF-17 यह चीन और पाकिस्तान द्वारा मिलकर बनाया गया। इसकी कीमत लगभग 350 करोड़ रुपए है। इसे हल्का लेकिन तेज और घातक माना जाता है। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जैसे योद्धाओं ने इस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह दिखाता है कि भारत की एयर स्ट्राइक क्षमताएं तकनीकी और रणनीति रूप से सशक्त है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने स्पष्ट कहा है कि अगर पाकिस्तान नापाक हरकतों से बाज नहीं आया तो भारतीय सेना उसे नक्शे से साफ करने के लिए तैयार है। यह एक सख्त और स्पष्ट चेतावनी है। इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने न केवल पाकिस्तान को जवाब दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारतीय वायुसेना हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। यह सामरिक बढ़त और कूटनीतिक संदेश दोनों के लिए है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो हमारे एयर चीफ कमांडर हैं, हमारे एयरफोर्स के जो हेड है, उन्होंने मिस्टर सिंह, उन्होंने भी ये कह दिया है कि भारतीय वायुसेना किसी भी हमले से निपटने और कहीं भी जाके हमला करने, अगर कोई हमारे हदों को पार करता है तो उसके लिए सक्षम। एक और बड़ी खबर जो हम लोगों के लिए थोड़ी सी दुखदाई है, अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश से हर 5वीं वीजा याचिका खारिज की जा रही है। इससे भारत के हजारों तकनीकी पेशेवरों और नौजवानों की नौकरियां खतरे में पड़ गई है। 2019 में अमेरिकी नागरिकता और इमिग्रेशन सेवा ने 8.5 लाख वीजा आवेदनों में से केवल 420 H-1B वीजा स्वीकृत किए हैं। यह प्रक्रिया अत्यधिक जटिल और अनिश्चित बन गई है। अब अमेरिकी कंपनियां भारतीय कर्मचारियों को प्राथमिकता नहीं दे रही। पहले की तरह भारतीय IT पेशेवरों की मांग में गिरावट आई है। कंपनियां अब स्थानीय अमेरिकियों को प्राथमिकता दे रही है। ग्रीन कार्ड प्राप्त करना बेहद मुश्किल हो गया है। वीजा समाप्त होने के बाद वापस भारत लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जिससे मानसिक पीड़ा और वित्तीय नुकसान होता है। अमेरिका बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन नीति को प्राथमिकता दे रहा है और इससे H-1B वीजा धारकों के लिए नौकरी पाना और वीजा एक्सटेंशन पाना कठिन होता जा रहा है। और ये चेतावनी है कि 2025 के बाद ये स्थिति और गंभीर हो सकती है। इससे भारतीय पेशेवरों को अमेरिका जाने का सपना छोड़ना पड़ सकता है। अभी कुछ देर पहले ही मैं अनीता जोशी, हो सकता है नाम थोड़ा सा दूसरा हो, को मैं एक वीडियो देख रहा था जो वायरल हुआ है, जिसमें वो अमेरिका छोड़ के दुबई जा रही हैं और सुबकते हुए उन्होंने अपना दर्द कहा है। ये बात बिल्कुल सच है कि हर किसी को अपनी जमी जमाई गृहस्थी, अपने जमा जमाए नौकरी छोड़ना है, एक बहुत बड़ा दर्द हो सकता है। ये दुख उसे बहुत सालता है, सालों तक सालता है। लेकिन हमें इस बात को स्वीकारना होगा कि हम इन सब परिस्थितियों के लिए तैयार हैं। पूरा देश आपके साथ है। दुबई जाएं, इंग्लैंड जाएं, जर्मनी जाएं, चाइना जाएं, रशिया जाएं, हमारे जितने भी नौजवान पेशेवर हैं उन सब के हम साथ हैं। और अगर आप स्वदेश आते हैं तो फिर तो आपका पलकों पे स्वागत है आपका। और परेशान मत होइए। सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आपकी जीत अवश्य होगी। अनीता, हम सब आपके साथ हैं। आगे बढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होने वाले फीफा विश्व कप के लिए आधिकारिक फुटबॉल का नाम त्रिको रखा गया है। यह नाम त्रिकोणी रंगों वाली, 3 रंगों वाली और 3 मेजबान देशों को दर्शाता है। बाल के डिजाइन में तीनों देशों के झंडों के रंग
रेड, ग्रीन और ब्लू को शामिल किया गया है। ये डिजाइन तीनों देशों की एकता और साझेदारी का प्रतीक माना जा रहा है। इस बाल को प्रसिद्ध स्पोर्ट्स कंपनी एडिडास ने डिजाइन और निर्मित किया है, जो वर्षों से फीफा वर्ल्ड कप की आधिकारिक बाल बनाती आ रही है। इस बाल में कनेक्टेड बाल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जिससे खिलाड़ी की मूवमेंट और गेंद के हर स्पर्श का डेटा लाइव ट्रैक किया जा सकता है। यह रेफरी को निर्णय लेने में और मदद करेगा। बाल में प्रिसीजन शेल, स्पीड स्कीन और CTR कोर जैसी आधुनिक तकनीकें शामिल हैं, जो इसे तेज, सटीक और टिकाऊ बनाती है। इन फीचर्स के कारण यह गेंद खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन में मदद करेगी। एडिडास ने पहले भी फीफा वर्ल्ड कप के लिए टेल स्टार, ब्रेजुका, जबलानी जैसी शानदार बॉल्स बनाई है, जो अपने वक्त में बेहद लोकप्रिय रही है और अब पूरी उम्मीद है कि त्रिको इस परंपरा को आगे बढ़ाएगी और बढ़ा रहेगी। हम इस उम्मीद पे करते हैं कि एक ऐसा दौर आएगा आने वाले कुछ सालों में कि भारतीय फुटबॉल भी हमें फीफा वर्ल्ड कप में नजर आएगा। इस उम्मीद के साथ आज की चर्चा के लिए इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लग रही है? आप सभी के प्रतिक्रियाओं का इंतजार है। दीजिए इजाजत। शकील साजिद को नमस्कार।